Bismillahirrahmanirrahim. In today lecture 2-1, we will cover a topic on stress strain diagram. But before moving to stress strain diagram, let's discuss some important points related to ductile and the brittle material. So ductile material are which can easily be deformed. So material which can be easily deformed are called ductile material. So ductility is a degree of plastic deformation. So large reduction in cross-sectional area under the action of tensile force, and this property is called the ductility. कि जब आप किसी भी मटेरियल के ऊपर टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं, उसके क्रॉस सेक्शनल अप्लाई करते हैं और उसके नतीजे में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर रिडक्शन हो रही, जो लार्ज रिडक्शन हो रही, उस प्रॉपर्टी का जो नाम देते हैं हम उसको डक्टिलिटी कहते हैं। और जो मटेरियल ये प्रॉपर्टी गेन करता है उसको हम डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। सो हम डक्टिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ क्वांटिटेटिवली as either of percentage of elongation or reduction in area. So we can say percentage of elongation is basically equal to the final length minus the initial length L naught divided by the initial length L naught times the 100. So in this formula, we can calculate the percentage of elongation of the ductile material. सो परसेंटेज ऑफ एलोडेशन, अब हम कैसे पता चलेगा कि कौन सा मटेरियल जो है वो ब्रिटल है, कौन सा डक्टाइल है एंड सो ऑन। तो वो परसेंटेज की जो वैल्यू है वो हमें बताएगी कि कौन सा मटेरियल ब्रिटल है, कौन सा मटेरियल डक्टाइल है। तो अगर परसेंटेज की वैल्यू लेस देन 5% है तो हम उसे परसेंटेज एलोडेशन जो है, अगर उसकी लेस देन 5% है तो हम ऐसे मटेरियल को ब्रिटल मटेरियल का नाम देंगे। अगर परसेंटेज ऑफ एलोडेशन मोर देन 5% है लेकिन लेस देन 15% है तो ऐसे मटेरियल को हम इंटरमीडिएट डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। और अगर परसेंटेज ऑफ एलोडेशन मोर देन 15% हो जाएगी तो इसको हम कंप्लीटली डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। सो अ डक्टाइल मटेरियल गिव अ लार्ज डिग्री ऑफ प्लास्टिक डेफॉर्मेशन। तो चलें अब बात कर लेते हैं ब्रिटल मटेरियल की। ब्रिटल मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि प्लास्टिक डेफॉर्मेशन उनकी नहीं देखी जा सकती, उनको हम सीन नहीं कर सकते और इट इज हाईली निग्लिजिबल, जो ना होने के बराबर होती है। ऐसे मटेरियल्स को हम ब्रिटल मटेरियल कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि जब आप किसी मटेरियल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं जो कि ब्रिटल मटेरियल है तो वो प्लास्टिकली जो है बिहेव नहीं करेगा, वो क्रैक कर जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे अगर इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूं, अगर आप एक ग्लास को थ्रो करेंगे, उसको फेंकेंगे तो वो आपको कोई इंडिकेशन दिए बगैर टूट जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं स्प्रिंग को स्ट्रेच करता हूँ तो वो पहले इलास्टिक रीजन के अंदर बिहेव करेगा और वो वापस अपनी असल हालत में आने की कोशिश करेगा। आफ्टर द इलास्टिक रीजन, वो जब प्लास्टिक रीजन में चला जाएगा तो तब वो अपनी असल कंडीशन में वापस नहीं आ पाएगा। तो मतलब डक्टाइल मटेरियल ऐसा मटेरियल है जो कि बेसिकली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रखते हैं, उनको हम डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। और ऐसे मटेरियल जो जिनके अंदर हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं दे सकते वो हमारे पास ब्रिटल मटेरियल होते हैं। तो हम सबसे पहले स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रा करते हैं फॉर द केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल। लेट्स से कि ये मेरे पास एक स्पेसिमन है जिसका डाया डी है और ये हमारे पास एक गेज लेंथ है। ये वो लेंथ है जिसको हमने मेजर किया है, जिसके अगेंस्ट जो है हम बेसिकली अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। और इसके जो साइड पे कॉर्नर्स हैं वो आप देख सकते हैं कि इनका डाया जो है वो इस रिक्वायर्ड डाय से ज़्यादा है। इसको इंक्रीज या ज़्यादा रखने का मकसद जो है वो ये है कि जब आप यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जो है उसके अंदर जब आप इस स्पेसिमन को फिट करेंगे तो उसको इजीली आप ग्रिप कर सकें, इसलिए इस डाई को ज़्यादा रखा जाता है। लेकिन जो रिक्वायर्ड हमारे पास ऑब्जर्वेशन के अंदर स्पेसिमम है वो यही है जितनी उसकी ये गेज लेंथ है। तो जब आप इस मटेरियल को स्पेसिमन को आप अपने यूटीएम यूनिवर्सल टेंसाइल टेस्टिंग मशीन के अंदर प्लेस करके फोर्स अप्लाई करते हैं, टेंसाइल की फोर्स अप्लाई करते हैं, लोड अप्लाई करते हैं, तो उसके नतीजे में आपका स्पेसिमेन का
क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो रिड्यूस होता है और उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो ये हमारे पास इनिशियल एल नोट है जो कि इनिशियल गेज लेंथ है आपके मटेरियल की, और ये हमारे पास फाइनल होगी एट द एंड। तो जब आपने फोर्स अप्लाई की उसके नतीजे में मटेरियल ने एलोंगेट होना शुरू कर दिया। इट मींस कि आपके मटेरियल की लेंथ जो है वो अब इंक्रीज होना शुरू हो रही है और उसका डाया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और एट सम पॉइंट आपका मटेरियल जो है नेटिंग प्रोड्यूस कर देगा। नेटिंग का क्या मतलब है जी, कि जिससे आपको इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाएगी कि मटेरियल अब जो है वो ब्रेक हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। सो ड्यू टू एलोंगेशन, जब आप एलोंगेट करेंगे अपने मटेरियल को तो आपके पास स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा जो कि चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ होता है। सो लोड इज इंक्रीज ग्रेजुअली। तो ये जो प्रोसेस है आपका यूटीएमटी मशीन में, आप जो लोड है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाते हैं और उसके नतीजे में जो स्ट्रेन है वो भी उसी तरीके से इंक्रीज होता जाता है। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है दैट इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, मतलब रेसिस्टिव फोर्स ओवर एरिया। तो पी, अगर मैं उस फोर्स को पी के साथ डोनेट कर रहा हूँ तो पी ओवर ए। तो जैसे जैसे आप लोड इंक्रीज करेंगे आपका स्ट्रेस जो है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो ये आपके सामने जी जो गेज लेंथ है, गेज लेंथ के अंदर ये हमारे पास इनिशियल लेंथ थी आपके सब स्पेसिमन की, स्पेसिमन की इनिशियल लेंथ है। जैसे जैसे आपने लोड इंक्रीज किया इसकी गेज लेंथ जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। उसके फाइनल जो है ये हमारे पास फाइनल गेज लेंथ हो जाएगी और ये इनिशियल गेज लेंथ है। तो स्ट्रेंथ क्या होती है जी इन सब केस के अंदर? स्ट्रेंथ बेसिकली वो मैक्सिमम वैल्यू है आपके स्ट्रेस की जो कि मटेरियल विदस्टैंड कर सकता है, उसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं। सो इट इज फिक्स वैल्यू बेसिकली फॉर ईच मटेरियल एंड एवरी मटेरियल हैज इट्स ओन स्ट्रेंथ वैल्यू। हर मटेरियल की अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ वैल्यू होती है। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हुआ? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ अ मटेरियल कैन विदस्टैंड। तो वो मैक्सिमम वैल्यू जो मटेरियल विदस्टैंड कर सकता है उसको हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। मतलब कि अगर उसके बाद आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो मटेरियल उसको बियर नहीं कर पाएगा, आपका मटेरियल जो है वो ब्रेक हो जाएगा, वो टूट जाएगा, उसमें फ्रैक्चर जो है वो अटर हो जाएगा। सो इंक्रीजिंग इंड्यूस स्ट्रेस क्या हुई? Hence it is equal to the longitudinal stress, मतलब stress is equal to P over area। so stress आपकी जब ज्यादा हो जाएगी आपकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के साथ, जिसको हम एस यू टी के नाम से डोनेट कर रहे हैं, तब आपका मटेरियल क्या होगा जी, वो ब्रेक हो जाएगा, वो रप्चर हो जाएगा, उसमें फेलियर जो है वो अटर होना शुरू हो जाएगा, उसमें नेकिंग शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से बता दूं कि ये हमने एक ब्रीफ सी डिस्कशन की थी हमारे मटेरियल की स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से रिलेटेड, कि जो डक्टाइल मटेरियल है जब आप उनको स्ट्रेच करते हैं तो उसके नतीजे में उसकी लेंथ में जो है चेंज अकर होगा और चेंज अकर होने के नतीजे में उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें मटेरियल मैक्सिमम स्ट्रेंथ को बियर करेगा, उसके बाद वो उसको मजीद बियर करने की सलाहियत जो है वो खो देगा और उससे नतीजे में आपकी नेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और नेटिंग जो है ये इंडिकेशन हो रही है आपके पास कि अब मटेरियल जो है वो ब्रेक होने लगा है, उसमें फेलियर अकर होने लगा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दिया है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का। तो चलें अब हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रा करते हैं और इसके जो डिफरेंट फेजेस हैं उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं और हम उसको किस तरीके से ड्रा कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पे जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रा करने वाला हूँ जी, वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है जिसको आप कन्वेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का नाम भी देते हैं। और ये जो डायग्राम आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है ये माइल्ड स्टील के लिए मैंने ड्रा की है। हर मटेरियल की स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम उसी के हिसाब से डिफरेंट होगी, जैसे कि मटेरियल की स्ट्रेंथ जो है हर मटेरियल की डिफरेंट होती है। तो हम एक्स एक्सिस के अंदर जो है वो अपनी स्ट्रेन को ले लेते हैं और जो हमारे पास स्ट्रेस होगा वो हमारे पास वाई एक्सिस के अंदर होगा। तो
जब आप मटेरियल को, मतलब हम कहते हैं कि अभी मटेरियल जो है ये ओरिजिनल पोजीशन के अंदर है और ये 0 0 है, जब आप मटेरियल को स्ट्रेच करना स्टार्ट करते हैं तो जो पहला आपके पास रीजन आएगा, जो ये आपके पास एक लाइन आएगी, इसको हम कहते हैं, इस रीजन का जो नाम है उसको हम लीनियर रीजन कहेंगे। लीनियर रीजन का क्या मतलब है कि यहाँ पे बेसिकली आपका हुक्स लॉ अप्लाई हो रहा है। व्हाट इज द हुक लॉ? इसको हम जो है अभी फ्यूचर लेसन के अंदर कवर करेंगे डिटेल के साथ। बेसिकली आपको ब्रीफ सी डेफिनेशन दे दूं, हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस जो है आपकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। जैसे जैसे आपकी स्ट्रेस इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे आपकी स्ट्रेन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ तक जो ए पॉइंट है, जो आपकी ये लीनियर रीजन के अंदर लाइन ड्रा हो रही वो लीनियर हो रही, इसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। मतलब कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, तो जितनी स्ट्रेस इंक्रीज हो रही उतनी ही स्ट्रेन भी इंक्रीज हो रही। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को खत्म करने के लिए हम जो एक कांस्टेंट यूज करते हैं उसका नाम होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो ई इज बेसिकली इक्वल टू द स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये आ गया जी हमारे पास। ये जो रीजन है इसका मतलब है कि आपकी जो ये ए पॉइंट है इस लिमिट का, जहां तक ये लीनियर बिहेवियर आपको नजर आएगा उसको हम लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर जो रीजन होगा हमारा वो लीनियर होगा, लीनियरली बिहेव करेगा। अब इस रीजन के बाद जब आप थोड़ी सी और स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा, आपके मटेरियल अब लीनियरली बिहेव करना छोड़ देगा। लीनियरली बिहेव करने का क्या मतलब है, यहाँ पे अब आपके मटेरियल के ऊपर जब आप फोर्स इंक्रीज करेंगे तो उसके अगेंस्ट अब जितनी स्ट्रेस इंक्रीज होगी उतना ही स्ट्रेन इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे आपको एक कर्व टाइप शेप मिलेगी। इस पॉइंट को हम बी पॉइंट कहते हैं। बी पॉइंट जो है हमारे पास इलास्टिक लिमिट का पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि ये वो रीजन है जिसके अंदर मटेरियल इलास्टिकली बिहेव करता है। मतलब कि मटेरियल जो है, आप जब उसके ऊपर से एक्सटर्नल लोड को रिमूव कर देंगे तो मटेरियल वापस अपनी असल कंडीशन में, अपनी असल हालत में आने की कोशिश करेगा, और वो इस मटेरियल रीजन को हम इलास्टिक रीजन का नाम देते हैं। तो ये सारा जो पॉइंट बी तक हमारे पास रीजन है जी, इसको हम इलास्टिक रीजन का नाम देंगे। अब अगर मैं इस पॉइंट से आगे अपनी जरा भी स्ट्रेस की फोर्स इंक्रीज करूंगा तो जो मटेरियल है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चला जाएगा। मतलब कि अब वो वापस अपनी असल हालत में मुकम्मल तौर पे नहीं आ पाएगा, उसमें किसी हद तक स्ट्रेन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। इस पॉइंट को हम, जो सी पॉइंट है, इसको हम कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट। तो ये जो रीजन है हमारे पास इसको हम परफेक्टली प्लास्टिक यील्डिंग कहते हैं। तो ये जो पॉइंट सी है ये हमारे पास है अपर यील्ड पॉइंट, जहां से बेसिकली आपकी यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जब आप इसको अब आगे, मतलब थोड़ा सा और स्ट्रेस अब आपकी लगना अब कम हो जाएगी, आपकी स्ट्रेस कम होगी और एक पॉइंट डी आएगा जिसको हम लोअर यील्ड पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पे आपकी स्ट्रेस कम क्यों हुई है, इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि जब आप अपने मटेरियल को ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके नतीजे में मटेरियल इंटरमालिक्यूलर जो उसके अट्रैक्शन की फोर्स है वो प्रोड्यूस होती है, जिसको हमने एफ का नाम दिया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो इससे क्या होगा कि वो रेजिस्ट करेगा अपने इस फोर्स के अगेंस्ट, जो रेजिस्टिव फोर्स पैदा होगी वो एफ होगी। तो यील्डिंग से पहले ये फोर्स जो है वो आपकी पी के बराबर होगी। लेकिन जब आपका मटेरियल यील्ड स्टेट में चला जाएगा तो उस सूरत में आपकी, चूंकि अब इंटर मालिक्यूलर जो फोर्सेस जो आपस में साथ साथ इकट्ठे मालिक्यूल थे अब वो थोड़ा दूर दूर होना शुरू हो गया, तो उनके दरमियान जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम होना शुरू हो रही है। तो जब ये अट्रैक्शन फोर्स आपके पास कम होना शुरू हो जाएगी तो इट मीन्स कि आपकी स्ट्रेस जो है वो भी कम हो जाएगी। मीन कि आपका जो एफ है इट शुड एंड ऑलवेज बी लेस देन द पी। जो रेजिस्टिव फोर्स है वो अब आपकी कम होगी आपकी अप्लाइड लोड से।
इस वजह से क्योंकि मटेरियल के अंदर जो अब इंटरमॉलिक्यूलर की ट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो कम होना शुरू हो रही हैं। मटेरियल की जब स्ट्रेंथ कम होना शुरू होती है तो उसके नतीजे में आपको फोर्स अब कम लगानी पड़ेगी मटेरियल को स्ट्रेच करने के लिए, उसके ऊपर टेंसाइल फोर्स अप्लाई करने के लिए। तो ये जो पॉइंट आएगा हमारे पास फिर डी आ जाएगा, जिसके अंदर हम इसको लोअर यील्ड पॉइंट कहते हैं। अब आप यहाँ पे एक पॉइंट नोटिस करें कि बेसिकली ये जो मटेरियल है अब आपका वो होमोजीनियस आइसोट्रोपी को नहीं डील कर रहा। हम बेसिकली क्या अज्यूम करते हैं या जो स्टडी करते हैं कि जो हमारा मटेरियल है वो होमोजीनियस है, मीन आइसोट्रोपी है। आइसोट्रोपी क्या होता है, लिटिल बिट मोर हम इसके बारे में फ्यूचर लेसन के अंदर देखेंगे। तो मटेरियल जो है सारे आपस में साथ साथ हैं, उनके दौरान कनेक्शन जो फोर्सेस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब आप स्ट्रेंथ अप्लाई करेंगे तो उसके नतीजे में जब आपके मटेरियल की लेंथ एलोंगेशन जो लेंथ है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होना शुरू हो जाएगा, तो मटेरियल जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो वीक होना शुरू हो जाएंगी, वो मॉलिक्यूल्स आपके ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे और वो रैंडमली डिस्पर्स होना शुरू हो जाएंगे। अब रैंडमली डिस्पर्स होने के नतीजे में वो किसी एक अदर पॉइंट पे जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और उसके नतीजे में जो आपके मॉलिक्यूल प्लेन थे, पैरेलल थे, वो एक इंक्लाइंड डायरेक्शन में आ जाएंगे, जिसको हम कहेंगे कि अब उनके दरमियान दोबारा कनेक्शन स्टेब्लिश होना शुरू हो गया। कनेक्शन स्टेब्लिश होने का क्या मतलब है कि अब उनके दरमियान दोबारा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की जो फोर्स है वो इकट्ठी होना शुरू हो रही है, ज्यादा होना शुरू हो रही है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से दे सकता हूँ कि लेट्स से एक बस के अंदर पैसेंजर जो है वो यूनिफॉर्मली बैठे हुए हैं और जब बस रुकेगी तो वो तरतीब के साथ ही उस बस से बाहर होंगे। अगर बस के अंदर रैंडमली एक पैसेंजर आना शुरू हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो उन यूनिफॉर्म मालिक्यूल का रास्ता रोकना शुरू कर देंगे और जब वो बस से उतरेंगे तो उनको उतरने में मुश्किल हो रही। इस यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये कि जब आपके मालिक्यूल्स रैंडमाइज हो जाएंगे, लोकलाइजेशन से रैंडमाइजेशन की तरफ चले जाएंगे, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आना शुरू हो जाएगा, उसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में चेंज आना शुरू हो जाएगा, तो उसके नतीजे में जो मालिक्यूलर इंटरमालिक्यूलर ट्रैक्शन फोर्सेस हैं आपके उन रैंडमाइजेशन की सूरत में यहाँ पे ब्लॉटिंग का बायस बनेगी, जहाँ से मटेरियल के दरमियान दोबारा से कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। इस पॉइंट से जो डी से अब आप आगे जाएंगे ई पॉइंट तक, अब आपकी यहाँ पे जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो इसलिए बढ़ना शुरू हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो एक डी और ये येलो लाइन के दरमियान जो मैंने एक रीजन जिग जैग सा शो किया है, इसका मतलब ये है कि ये नॉन लीनियर रीजन है, नॉन होमोजीनियस डिफॉर्मेशन यहाँ पे होती है और ये रीजन बहुत माइनर सा होता है और ये हर मटेरियल के हिसाब से डिफरेंट होता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी मॉलिक्यूल्स का दिया है जिसके नतीजे में दोबारा इंटर कनेक्शन बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, तो इस प्रोसेस का जो नाम होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। इसका क्या मतलब है, अब आपके मॉलिक्यूल के दरमियान दोबारा से इंटरकनेक्शन फोर्स शुरू हो रही है बनना, इसलिए आपको अब ज्यादा स्ट्रेस लगानी पड़ेगी उनको स्ट्रेच करने के लिए। इस वजह से आपकी जो स्ट्रेस है अब वो इंक्रीज होकर इस पॉइंट ई पे आ जाएगी। तो ई क्या है जी, ई हमारे पास है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है या अल्टीमेट पॉइंट है। ये वो पॉइंट है जो मटेरियल मैक्सिमम स्ट्रेंथ अचीव कर सकता है, रिसीव कर सकता है, गेन कर सकता है। इसको हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। इस स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि ये वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है कि अब इससे आगे मटेरियल और स्ट्रेंथ बियर नहीं कर पाएगा। यहाँ से आपका नेटिंग का फिनोमिना जो है वो स्टार्ट हो जाता है और आगे फिर जाते जाते एक पॉइंट पे मटेरियल आपका फ्रैक्चर हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जिसको मैंने एफ पॉइंट के साथ डोनेट किया। अब चूंकि आप मटेरियल इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ बियर नहीं कर पाएगा, उसका नेटिंग का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो अब आपकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी और मटेरियल जो है वो इजीली यहाँ पे पहुंचते हुए एक पॉइंट पे ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, जिस प्रोसेस का नाम है वो नेटिंग है। तो ये सारा जो आपके पास रीजन है ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है जो डक्टाइल मटेरियल के ऊपर होता है, जबकि ब्रिटल मटेरियल डक्टाइल ना होने की वजह से, मतलब जो ब्रिटल मटेरियल है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को आप उसके अंदर सीन नहीं कर सकते, उनमें सिर्फ
ये इलास्टिक रीजन होगा और इसी पॉइंट पे ही जाके वो क्रैक कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। है ब्रिटल मटेरियल के बारे में डिस्कशन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की मैं लेटर भी करता हूँ। तो ये हमारे पास थी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, जिसकी मदद जो कि मैंने माइल्ड स्टील के लिए ड्रा किया, और आप इसके अंदर डिफरेंट फेजेस देख सकते हैं अपने मटेरियल की कि मटेरियल किस तरीके से बिहेव करता है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इसी सी और डी के दौरान मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो सी है बेसिकली और ये डी, ये जो रीजन है, इस रीजन को हम यील्ड स्ट्रेंथ का नाम देते हैं। अब यील्ड स्ट्रेंथ क्या है? ये मटेरियल की बेसिकली स्ट्रेंथ है जो कि मटेरियल बियर कर सकता है। तो ये मेरे पास फिर जो सी पॉइंट है ये अपर यील्ड पॉइंट हो जाएगा, ये अपर यील्ड स्ट्रेंथ है जो मटेरियल बियर कर सकता है, और ये लोअर यील्ड पॉइंट है, ये लोअर यील्ड स्ट्रेंथ है जो कि मटेरियल बियर कर सकता है। तो जो डिज़ाइनर बेसिकली हमें इस प्रोसेस को पढ़ने का पर्पस क्या है कि जब आप डक्टाइल मटेरियल जो है आप उसका फेलियर क्राइटेरिया कैसे डिफाइन करते हैं, वो आपको बेसिकली इसी यील्ड स्ट्रेंथ की मदद से डिफाइन करना होता है। तो ये जो यील्ड स्ट्रेंथ है जो कि आपको दो पॉइंट बताता है, अपर यील्ड स्ट्रेंथ और लोअर यील्ड स्ट्रेंथ। तो जो डिज़ाइनर होता है वो लोअर यील्ड स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट करता है आपके प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग के लिए। मीन कि जो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया है आपके डक्टाइल मटेरियल का, उसको वो लोअर यील्ड स्ट्रेंथ लेता है। अब इसको लोअर यील्ड स्ट्रेंथ क्यों लिया जा रहा है? अगर आप देखें तो इस फिगर में क्लियरली शो हो रहा है कि मटेरियल इस मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेंथ को भी बियर कर सकता है। तो हम इस यील्ड स्ट्रेंथ को क्यों नहीं फिर डिज़ाइनर लेता डिज़ाइन करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को, मटेरियल को? इस वजह से कि ये बेसिकली वो लोअर पॉइंट है जहां तक मटेरियल यील्ड स्ट्रेंथ सस्टेन कर सकता है, और हम इसको इसीलिए यहाँ पे रखते हैं ताकि हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसीडर कर सकें। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी प्रोडक्ट की डिज़ाइन के लिए। तो इसके बारे में भी डिस्कशन हमारी फ्यूचर क्लास के अंदर आएगी डिटेल के साथ। तो मैं आपको यहाँ पे एक ब्रीफ सा इसमें आपको बता दूं कि डिज़ाइनर जो है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के पॉइंट को रखने के लिए, जहन में रखने के लिए, वो अपनी जो प्रोडक्ट की डिज़ाइन की स्पेसिफिकेशन लिमिट है वो उसकी ये लोअर यील्ड पॉइंट जो है वो बताता है, ताकि अगर सम टाइम उससे ज़्यादा भी फोर्स हो जाए तो मटेरियल उसे बियर कर सके और वो ब्रेक ना हो, ताकि उसकी जो कंटिन्यूशन है या उस प्रोडक्ट की जो लाइफ है वो इंक्रीज की जा सके। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो वो क्या आती है वो मैं बताता हूँ। लेकिन ये जो यील्ड स्ट्रेंथ है इसको हम एक्स वाई टी के साथ डोनेट करते हैं। तो प्रॉब्लम जो यहाँ पे आती है कि कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जिसके अंदर आपको यील्ड स्ट्रेंथ प्रॉपरली नज़र नहीं आ पाती। उस तरह के मटेरियल के लिए फिर हम एक ऑफसेट का मेथड यूज़ करते हैं जो कि यील्ड स्ट्रेंथ की कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये एक कन्वेंशनल मेथड है किसी भी मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए। हम क्या करते हैं कि हम 0.2% 0.02 पे हम स्ट्रेन का एक पॉइंट लेंगे और इस पॉइंट को इसी लीनियर रीजन की लाइन के पैरेलल ड्रा करेंगे, और ये पॉइंट जब एक आपका पॉइंट इस कर्व के साथ जाके अटैच होगा जहाँ पे उसको ब्रेक करेगा, क्रॉस करेगा, उस पॉइंट को हम जो लेते हैं वो हमारे पास उसका यील्ड स्ट्रेंथ होता है, जिसको हम देखते हुए उस मटेरियल की फैक्टर ऑफ सेफ्टी को देखते हुए यील्ड स्ट्रेंथ डिफाइन करते हैं, और इसको हम प्रूफ स्ट्रेस का नाम भी दे सकते हैं। तो ये था जी हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर द इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। हमने ये इंजीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रा की है। अब मैं आपके सामने बात करता हूँ इसी की एक इसी डायग्राम को थोड़ा सा मैंने जूम करके यहाँ पे दिखाया है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर द माइल्ड स्टील। तो यहाँ पे बेसिकली ये वो सारी स्ट्रेसेस हैं जो आप कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं। तो यहाँ पे इसको जूम किया गया है अलोन, दिस ग्रीन लाइन जो है ये इसको जूम करके दिखा रही ताकि आप इस पर्टिकुलर पोर्शन को डिटेल के साथ देख सकें। तो मैं आपको बताता हूँ जी, ये बेसिकली मेरे पास वो प्रोपोर्शनल लिमिट है, ये स्ट्रेस जो है। तो ये जो मेरे पास प्रोपोर्शनल लिमिट है माइल्ड स्टील के लिए वो 241 है। इसी तरीके से जो मेरे पास अपर यील्ड स्ट्रेंथ है दैट इज 262, एंड लोअर यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो 248 है फॉर द केस ऑफ माइल्ड स्टील। और ये मेरे पास वो फ्रैक्चर जब आपका हो जाएगा, फ्रैक्चर अकर होगा आपके मटेरियल के अंदर, वो स्ट्रेस है दैट इज 324। और ये अल्टीमेट वो स्ट्रेंथ है
अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कि मटेरियल बियर कर सकता है माइसिस दैट इज 435 मेगा पास्कल। और इसी ब्लू लाइन को जूम करके यहाँ ग्रीन के अंदर दिखाया गया ताकि आप इस यील्ड स्ट्रेंथ को ज़्यादा डिटेल के साथ देख सकें। ये है हमारे पास सॉरी ये है हमारे पास इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन की डायग्राम। अगर मैं आपको ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में बताऊं तो वो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी आपकी सेम इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की तरह की ही होती है, लेकिन फ़र्क जहाँ से आना शुरू होता है वो उसके यील्ड स्ट्रेस के पॉइंट से आना शुरू होता है, जिसके अंदर स्ट्रेस जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज होना शुरू हो जाती है लाइक दिस। इसको हम ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहते हैं, ये जो आपको ब्लू अपर पॉइंट में नजर आ रही है। जबकि इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन में आपकी स्ट्रेस एक पॉइंट पे इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज हो जाती है जहाँ पे आपका फ्रैक्चर अकर होता है। इस वजह से कि आप इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो है स्ट्रेन डायग्राम बेसिकली अपना जो एरिया उसके अंदर लेते हैं वो कांस्टेंट कंसीडर करते हैं जो आपका स्टार्ट में होता है, जबकि ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन के अंदर जो एरिया है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा होता है। मतलब ये अगर मेरे पास एक रोड है जिसके ऊपर मैं टेंसाइल की फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो कंटिन्यूसली मेरा जो एरिया है वो डिक्रीज होता जा रहा है और इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होती जा रही है। इस नतीजे में आपकी जो ये एरिया की वैल्यू कम होने की वजह से जो आपकी स्ट्रेस है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब हम ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो एक्चुअल आपके प्रोडक्ट की आ रही है वेरिएशन उसको लेके क्यों नहीं बनाते, हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ही ज़्यादा क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली जो डिज़ाइनर जो डिज़ाइन करते हैं प्रोडक्ट को वो बेसिकली विद इन द इलास्टिक रेंज उसको डिज़ाइन करते हैं। और अब जो कि हमने प्रोडक्ट को इलास्टिक रेंज के अंदर डिजाइन करना है, सो वी कैन जनरली रिस्ट्रिक्ट द डेफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल टू अ वेरी स्मॉल वैल्यू। when the load is removed the material it will restore itself to its the original shape, so the conventional stress strain diagram can be used in the elastic region because the true strain up to the elastic limit is small enough। तो जो ट्रू स्ट्रेन है वो आपकी इस इलास्टिक लिमिट के अंदर बहुत स्मॉल है, जो कि बहुत ना होने के बराबर है, डेट इज अबाउट 0.1%। तो इस वजह से आप अपने प्रोडक्ट की जो डिजाइनिंग कर रहे होते हैं हम उसके अंदर ज्यादातर नो जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन है उसी डायग्राम को ही यूज करते हुए प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कर लेते हैं। तो हमें ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा मेन जो प्रोसेस है जो ऑब्जेक्टिव है वो तो यही है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंगली वर्क कर सके जिस भी जगह पे उसने यूज होना है। तो फिर हमें इस वजह से ये इलास्टिक लिमिट के अंदर ही रहना होता है। तो यहाँ पे जो ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू दैट इज नियरली 0.1%, इसलिए जो डिज़ाइनर है वो आपकी जो ये लिमिट की वैल्यू है वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन के थ्रू ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चेंज है वो ज़्यादा नहीं है। क्योंकि ये तो बेसिकली वो पॉइंट है ना जहाँ पे मटेरियल ब्रेक हो रहा है, फ्रैक्चर हो, तो हमने तो मटेरियल को डिज़ाइन करना है उसके फैक्टर और सेफ्टी के मुताबिक ताकि वो ज़्यादा देर तक सस्टेन कर सके। ओके जी, अब हम बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की फॉर ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल क्या है जी? ब्रिटल मटेरियल वो मटेरियल है जिसकी परसेंटेज एलोंगेशन जो है आपकी लेस देन 5% होती है, उसको हम ब्रिटल मटेरियल कहते हैं। तो लेट्स से ये मेरे पास जो एक मटेरियल है जो स्पेसिमम है वो मेरे पास ब्रिटल मटेरियल है। तो इसकी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जब हम ड्रा करते हैं तो इसी तरह से एक्स एक्सिस में मैं स्ट्रेन को ले रहा हूँ जी और वाई एक्सिस में स्ट्रेस को ले रहा हूँ। तो जो स्टार्ट में पहले हमारे पास एक कर्व आएगी वो लीनियर होगी जिसको लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहेंगे, जैसा कि हमारे पास डक्टाइल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम थी। ठीक हो गया। अब ए से बी तक की जो लिमिट है इसको हम इलास्टिक लिमिट कहेंगे, जिसके अंदर मटेरियल को जब रिलीज करेंगे तो वापस अपनी असल हाल में आने की कोशिश करता है और वो वापस रीस्टोर कर लेता है अपनी ओरिजिनल कंडीशन को। लेकिन डी के बाद जब मटेरियल के ऊपर फर्दर अगर आप स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे तो वो एक पॉइंट आएगा जिसको हम अल्टीमेट स्ट्रेस कहेंगे, जिसके बाद मटेरियल फर्दर स्ट्रेस को सस्टेन नहीं कर पाएगा और वो एक पॉइंट पे आके ब्रेक हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है जी। तो मटेरियल जो है आपका यहीं पे फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ऐसा मटेरियल
ऐसा मटेरियल जो कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ना होने के बराबर या बहुत कम अटेन करे, उसको हम जो है वो ब्रिटल मटेरियल कहते हैं। जैसा कि आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाया जा रहा है कि ये वो ब्रिटल मटेरियल है जिसके अंदर उसने प्लास्टिक डेफॉर्मेशन जो है वो ना होने के बराबर किया, जबकि डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिसके अंदर वो प्रॉपर प्लास्टिक डेफॉर्मेशन अटेन करते हैं। तो ये जो ब्रिटल मटेरियल है वो कोई भी आपको इंडिकेशन दिए बगैर फेल हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, फ्रैक्चर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो डक्टाइल मटेरियल है वो बेसिकली आपको इंडिकेशन देते हैं बिफोर देयर फेलियर, क्योंकि वो प्रॉपर प्लास्टिक डेफॉर्मेशन जो है वो अटेन करते हैं, जबकि ब्रिटल मटेरियल जो है वो फेल हो जाते हैं सडनली विदाउट गिविंग एनी इंडिकेशन, वो इंडिकेशन दिए बगैर फेल हो जाएंगे। सो ब्रिटल मटेरियल जो है वो बेसिकली लेस इन टेंशन होते हैं, उनकी टेंशन की अब्जॉर्बिंग जो पावर होती है वो कम होती है, वो वीक होते हैं। लेकिन ब्रिटल मटेरियल जो है वो कंप्रेशन की सूरत में, कंप्रेसिव फोर्सेस में स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। लेकिन डक्टाइल मटेरियल जो है वो आपके वीक होते हैं शीयर स्ट्रेस में। तो वी कैन से कि जो हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ है ब्रिटल मटेरियल की, इट इज मोर देन अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द डक्टाइल मटेरियल। तो ये जो हमारे पास, अगर मैं इसको एरिया अंडर द कर्व ड्रा करूं, तो ये जो मेरे पास एरिया है सारा, इस एरिया को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ टफनेस, मॉडुलस ऑफ टफनेस। और जो ये इलास्टिक लिमिट के अंदर, मतलब जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर आपका एरिया आ रहा है, इस एरिया को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिलियंस। इसको हम प्रूफ रिजिलियंस भी कहते हैं, जो कि बेसिकली आपके पास एनर्जी अब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम होती है अप टू द यील्ड पॉइंट, और जो इसके यूनिट्स हैं वो जॉल पर मिलीमीटर स्क्वायर्स होते हैं। थैंक यू।